ये नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ये सीबीएसई के अंदर 2004, 5 और 13 में आया हुआ है, उसके बाद भी हो सकता है आया हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसमें क्या करना है, देखिए हमें ये दो कर्व्स दे रखी हैं, एक तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई इज इक्वल टू के। और हमें बोला गया कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करती हैं एक दूसरे को, और हमें प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी कही जा सकती है कि if these two curves intersect orthogonally then find the value of k। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि if 8k square is equal to 1 then prove that these two curves cut orthogonally। तो अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनमें से एक टाइप की ये मैंने सामने लिखी हुई है। अब देखिए इसको कैसे करें। हमें यहाँ पे दो कर्व्स दे रखी हैं और ये बता रखे हैं कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वट एवर इट बी, जो भी हो, उस पॉइंट पे जो दोनों टेंजेंट्स हैं हमारे वो परपेंडिकुलर होंगे। ये हमें मेंशन करके दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है। अब इसको यूज करके हमें ये रिलेशन प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए जब भी आपको पॉइंट एंगल ढूंढना है दो कर्व्स के बीच में, या एंगल दिया हुआ है, कंडीशन अप्लाई करनी है, तो सबसे पहला काम तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो देखो इसमें पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम, हमारे पास कर्व एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो सबसे पहला काम तो क्या करें, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें x और y की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, जिसके लिए आपको तरीका बताया था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप x या y किसी एक को एलिमिनेट कर ले। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू इस कर्व में रख दूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के। इट मीन्स y इज इक्वल टू के पावर 1/3। ये आ गया। ये इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ रहा है के पावर 1/3। अब अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दोनों में x और y में रिलेशन था। ये y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी के पावर 2/3। तो इसका मतलब ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 जो है वो -1 होना चाहिए। चलिए स्लोप ढूंढते हैं। पहली कर्व है हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरी कर्व है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। इट मीन्स dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले कर्व से मिल रही है 1/2y। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें प्रोडक्ट रूल से कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो y इज इक्वल टू के बाई एक्स कर लिख के, सॉरी के बाई एक्स। y अगर के बाई एक्स के इक्वल लिखोगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं सीधा सीधा माइनस के अपॉन एक्स के। 1/x का डेरिवेटिव किया -1/x के। चाहो तो एक्स वाई को प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें आ जाएगा डेरिवेटिव करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। मगर वो y की वैल्यू रखोगे तो सेम यही चीज बनेगी। चलिए अब ये तो हमें मिला dy बाई डी एक्स। अब हमें m1 देखिए ये वाली कर्व जो है फर्स्ट वाली मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और ये वाली कर्व मान लेता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू के है। m1 का मतलब मान लेते हैं इस टेंजेंट की स्लोप फर्स्ट वाले की, और m2 का मतलब मान लेते हैं सेकंड वाले की स्लोप। तो m1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो m1 का मतलब होगा फर्स्ट वाला, ये जो कर्व की फर्स्ट कर्व की इक्वेशन से जो dy बाई डी एक्स निकाला है, इसमें x और y की वैल्यू की जगह इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रख दीजिए। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये हैं, देखिए के पावर 2/3 के पावर 1/3। तो यहाँ पर y की जगह पर के पावर 1/3 रखूंगा तो m1 फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप मुझे मिलेगी 1/2 के पावर 1/3। इसी तरह से m2 अगर लिखेंगे, m2 फाइंड आउट करने के लिए दूसरी कर्व देखिए ये है हमारे पास, और इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए के पावर 2/3। तो माइनस के अपॉन के पावर 4/3 हो जाएगा, x स्क्वायर है, जिसे आप यहाँ पे थोड़ा सा सही करके लिखो के पावर 4/3। इसे देखिए आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ के पावर -1/3।
ऊपर पावर 1 थी, नीचे 4/3, तो ऊपर ले जाके पावर को माइनस कर दिया, 1 माइनस 4/3 करके 1/3 आ जाएगा। अब देखिए हमें थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल दे रखी है, ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 अप्लाई कर दे। m1 इज इक्वल टू m2 -1 अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 k पावर 1/3 इंटू k पावर -1/3, सॉरी माइनस भी है यहाँ पे इसके साथ, इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस तो आप कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू k पावर 2/3। ये हमें मिल रहा है। देखिए पहले मैंने इसको k पावर -1/3 को नीचे लिखा, तो नीचे k पावर 2/3 आएगा, जिसको मैंने ऊपर उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखिए अपने को मिल जाएगा k² इज इक्वल टू 1/8, या कह सकते हैं 8k² इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये दोनों कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो 8k² इज इक्वल टू 1। ये ऐसा हो सकता है कि हमें कहा जाए कि 8k² इज इक्वल टू 1 है तो कर्व ऑर्थोगोनल होंगी, तो उससे भी है जब आप m1 m2 फाइंड आउट करेंगे तो इस k की वैल्यू के लिए k² इज इक्वल टू 1/8 के लिए, या k इज इक्वल टू ±1/2√2 जो वैल्यू आएगी, उसको अगर आप m1 m2 के प्रोडक्ट में रखेंगे तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि अगर 8k² इज इक्वल टू 1 है तो कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जांपल को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया, जो मिल गया हमें। कई बार ऐसा भी होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिलना मुश्किल होगा, उसके लिए भी एक एग्जांपल अभी आपको करवाऊंगा, मगर उससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल देखिए, ये अपने को दिया हुआ है, ये भी 2002 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है मगर ध्यान नहीं है मुझे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था इसमें क्या बोला है, ये कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू a² और एक दी हुई है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a²। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो आपको बताया था दो कर्व अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, उस पॉइंट पे दोनों के जो टेंजेंट्स हैं अगर पैरेलल आ जाए, टेंजेंट्स की स्लोप सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो कर्व कट नहीं कर रही, एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर सबसे पहले मैं इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना चाहूँ, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताया था इन दोनों इक्वेशंस को मिला के सॉल्व करना है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a², ये हमारे पास सर्कल है, और ये हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू a², रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे कह सकते हैं। अगर आप इन दोनों को मिला के सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मुझे मिलेगी a² बाई एक्स। ये जो वैल्यू है हमारी a² बाई एक्स, ये अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो x² प्लस a पावर 4/x² माइनस 2a² इज इक्वल टू 0, ये बन गया। देखिए और ध्यान से देखिए ये हमारा x² x माइनस 1/a² बाई एक्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, x माइनस a² बाई एक्स का। तो इसको 0 रखेंगे तो देखिए x माइनस a² बाई एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x² इज इक्वल टू मिलेगा हमें a²। इट मीन्स x की हमें यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही है, प्लस माइनस a। अगर x की दो वैल्यूज मिल रही है प्लस माइनस a, इसका मतलब हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। अगर यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू a रखें, ये हमारा y और x में रिलेशन है, y इज इक्वल टू a² अपॉन x। इसमें अगर मैं x की वैल्यू a रखता हूँ तो देखिए y की वैल्यू भी हमें a मिल रही है, और x की वैल्यू माइनस a रखता हूँ मैं तो y की वैल्यू भी माइनस a मिल रही है। तो इसका मतलब ये दोनों कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो पॉइंट है a, और एक पॉइंट उसको बी नाम ले देते हैं, बी पॉइंट है हमारा एक -a, -a। ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बोलेंगे जब तक तय नहीं हो जाता कि टेंजेंट इस पॉइंट पे पैरेलल है या नहीं, अभी तो हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। अब इन दोनों पॉइंट पे वो कर्व कट कर रही है या एक दूसरे को टच कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम इन पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ढूंढ चुके हैं,
इन पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2a² और एक तरफ है एक्स वाई इज इक्वल टू a²। यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। a² हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड में डी ये जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करके हमें मिल रहा है माइनस एक्स बाई वाई। ये इस कर सर्कल के सभी टेंजेंट की स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। और इसी तरह से यहाँ से y इज इक्वल टू ए स्क्र बाई एक्स लिख के डेरिवेटिव कर लो, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए स्क्र बाई एक्स स्क्र। ये हमें दोनों के जो टेंजेंट्स है उनकी स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला मिल गया है। अब हम पहले बात करें पॉइंट ए पे, एट ए पॉइंट यानी ए कोमा ए पे। तो इस वाले केस में चलिए यहाँ से जो स्लोप आएगी उसको m1 नाम दे देते हैं और इससे जो स्लोप आएगी उसे m2 नाम दे देते हैं। m1 का मतलब फर्स्ट वाले स्लोप इस पॉइंट ए कोमा ए पे देखेंगे तो माइनस ए बाई ए आ जाएगा विच इज इक्वल टू -1। और इसी तरह से यहाँ से m2 भी देखेंगे इस वाले कर्व पे ए कोमा ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू देखोगे तो माइनस ए स्क्र बाई ए स्क्र विच इज आल्सो -1। तो देखिए दोनों स्लोप जो है वो सेम आ रही है -1 ए पॉइंट पे। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे जो दोनों के टेंजेंट्स हैं वो सेम है, स्लोप है -1। इसी तरह से बी पॉइंट की बात करूं तो माइनस ए कोमा माइनस ए पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। वहां पर भी आप m1 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस है, वाई की वैल्यू भी माइनस है, रखने पर वही सेम -1 आ रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं -1 यही हमें मिलेगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट जो ए और बी हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच करेंगे। अगर आप एक्चुअली में इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2a² है, ये हमारा सर्कल होता है जिसका सेंटर है √2a। तो ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर 0 0 और रेडियस √2a के साथ। तो ये पॉइंट √2a, 0, इसी तरह से ये वाला -√2a, 0। तो दूसरा है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू a²। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक पार्ट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और एक इसकी ब्रांच जो है वो हमारे इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो ये दोनों इस पॉइंट पे ए कोमा ए पे देखिए टच करेंगे। ए कोमा ए, ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा बी है -a, -a। और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है हमारा, उन दोनों की स्लोप -1 आ रही थी। ये हमारा टेंजेंट होगा दोनों कर्व्स के लिए जिसकी स्लोप है -1। अगर आप चाहो तो इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बोला जाए कि चलो इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कीजिए तो फार्मूला अपने को पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m विच इज -1x माइनस x1। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। और इसी तरह से इसे फाइंड आउट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2a। ये दोनों टेंजेंट की हमें इक्वेशन भी मिल जाएगी अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो कर्व्स किसी पॉइंट पे टच कर रही हैं या फिर कट करती है। और कट करती हैं तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है इन सभी से। ये हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द कर्व दिस एंड दिस, ये दो कर्व्स आपको दे रखी हैं, ये ऑर्थोगोनल है। अगर हमें दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल दिया हुआ है और कंडीशन फाइंड आउट करनी है, हमने अभी एक एग्जांपल भी किया था पीछे, ये वाला एग्जांपल। इस वाले में देखिए हमें यहाँ पे ये दे रखा था कि ये कर्व ऑर्थोगोनल है और 8k² इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये भी एक्चुअली कंडीशन ही फाइंड आउट की थी हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? कंडीशन जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, ऐसे बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, सर्कल में मिलेंगे, यहाँ पर भी और भी बहुत सारी जगह पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें बोला जाता है फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस हैपेंस। ये काम होने के लिए कंडीशन फाइंड आउट करो।
तो कंडीशन का मतलब दिमाग में याद रखिएगा, जब भी कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कंडीशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है जो गिवन कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स होते हैं, जो आपको रिलेशन, जो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, उसमें जो कांस्टेंट दिए जाते हैं, जो कोएफिशिएंट्स दिए जाते हैं, उनमें आपस में एक रिलेशन बिल्डअप करना होता है। वो रिलेशन जो हमें मिलता है उसी को कंडीशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल थी, और ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल के लिए ये प्रूव करना था, तो ये भी देखो सिर्फ इसमें एक ही कांस्टेंट दिया हुआ था के, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, तो हमने के में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, या के की वैल्यू, क्योंकि अब ये तो एक ही वेरिएबल था तो इसकी तो वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती थी। यहाँ पर अगर दो वेरिएबल होते, एक के होता एक मान लो लैम्डा होता, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करके के और लैम्डा में एक रिलेशन मिलता, वो हमारी कंडीशन होती। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हो, वहां पर आपको बोला जाता है कंडीशन फाइंड आउट करो कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है या एक रूट दूसरे का डबल है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर आप लोगों ने किए होंगे। तो उसमें वही करते हैं, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंडीशन फाइंड आउट करो जिसके लिए रूट इस तरह के हैं, रूट रियल हैं या रूट इमेजनरी हैं या फिर रूट इंटीजर हैं, एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो आपने अगर वो क्वेश्चन किए होंगे तो ध्यान से देखिए, उसमें आपको क्या करना है, ए बी सी में रिलेशन बनाना होता है। वो जो रिलेशन होता है उसी को हम कंडीशन बोलते हैं। तो जब भी हमें कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि हमें जो गिवन कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स है उनमें रिलेशन बिल्डअप करना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन में देखिए ये हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए एंड बी, ये चार कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हमें जब कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमें इन चारों में एक रिलेशन बिल्डअप करना है, और वो रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो चीज इसने बोली है कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, उसका यूज करना है। अब देखिए, जब भी हमें दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है या ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन अप्लाई करनी होती है, तो सबसे पहला काम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, एक्स वाई इज इक्वल टू के वाला, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला, उसमें भी हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, जो कि आसानी से मिल गया था। मगर इस केस में देखिए, यहाँ पे जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जाएंगे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक नहीं चार आएंगे। क्यों आएंगे चार? देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो पहली जो इक्वेशन है वो एक इलिप्स की है, ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो एक हाइपरबोला है, इस तरह से। अब अगर ये हाइपरबोला और इलिप्स दोनों को देखें, तो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसीलिए अगर वो कट करेंगे तो चार पॉइंट्स पे कट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे कट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे तो चार मिलेंगे। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश भी करो, तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको वही जो मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया है, उसका अगर हम यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना चाहें, तो पहले वाली इक्वेशन से अगर मैं वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करूं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पहले मैं देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर लाके माइनस करूंगा, फिर बी स्क्वायर ऊपर लेके जाऊंगा, या एलसीएम लेके लिखना चाहोगे तो एलसीएम लेके लिख लेंगे इस तरह से। मगर उसके बाद जब मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कैपिटल बी स्क्वायर जो पहले से नीचे पड़ा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से मिलेगी। और इसको सॉल्व करके आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और सॉरी यहाँ पे 1 है नॉट 0, और वो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो भी देख लीजिए सॉल्व करके, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मिलेगी, बड़ी मिलेगी। जब आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो भी मिलेगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, उसको उठा के उधर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मगर उसमें x स्क्वायर की वैल्यू से x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस करके, फिर वो वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सिंपल से पॉइंट मिल रहे हैं, a कोमा b या 2a माइनस b, ऐसे सिंपल से पॉइंट नहीं मिलेंगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़े बड़े वाले मिलेंगे, थोड़ा सा उसका सिंपल फॉर्म में ना मिलके थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू मिलेंगी x1 y1। मगर ये भी पंगा होगा कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे।
अब वैसे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाय सिमेट्री, इस पॉइंट पे जितना एंगल होगा एग्जैक्टली उतना ही सभी पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि ये दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं बाय एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। मगर फिर भी हमें तसल्ली के लिए चारों पॉइंट्स पे एंगल ढूंढना पड़ेगा, और वो एंगल राइट एंगल होगा, इसके लिए पता करना पड़ेगा सारे के लिए, चारों के लिए एंगल सेम होगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है फाइंड द कंडीशन फॉर विच द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। उसने ये नहीं बोला है कि किसी एक पॉइंट पे ऑर्थोगोनल। यहाँ पे क्योंकि बाय सिमेट्री चारों पॉइंट्स पे एंगल सेम बनेंगे, इस वजह से ये जो हमारे पास एंगल्स है चारों पॉइंट पे राइट एंगल होगा। मगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना, फिर उस पॉइंट पे M1 M2 ढूंढना थोड़ा लेंथी काम होगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में मेथड जो है वो थोड़ा सा बदल दिया जाता है, जिससे काम आसान हो जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि ढूंढने पे मुश्किल मिल रहा है हमें, लेंथी मिल रहा है काम टाइम, इसमें चार चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, तो इस झंझट से बचने का एक तरीका होता है कि हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट ही ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ढूंढना नहीं है, एंगल हमें दे रखा है राइट एंगल है और कंडीशन ढूंढनी है। मान लेते हैं कि ये कर्व दोनों एक दूसरे को पॉइंट अल्फा बीटा पे कट करते हैं, और ये अल्फा बीटा कोई एक पॉइंट नहीं है, ये चारों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मान लेता हूँ मैं अल्फा बीटा, हो सकता है दूसरा कोई और नाम उसका अल्फा बीटा की जगह कुछ और होगा, मगर हम जर्नल बात कर रहे हैं तो जर्नल का मतलब सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बात हो रही है। मान लेते हैं कि ये जो दोनों कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट अल्फा बीटा पे। लेट टू कर्व्स या गिवन टू कर्व्स intersects at point P अल्फा कोमा बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं, ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। जब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है तो कंडीशन फाइंड आउट करते वक्त हमें जो वेरिएबल्स होते हैं वहां पे उनको हटाना होता है, उनको एलिमिनेट करना होता है। अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हमने अपनी तरफ से लिया है उसे भी गायब करना होगा, उसे भी एलिमिनेट करना होगा। उन वेरिएबल्स के और आर्बिट्री कांस्टेंट के एलिमिनेट होने के बाद जो आपके गिवन कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स हैं ए बी, स्मॉल ए और बी, इनमें रिलेशन बिल्डअप करना ये हमारा टारगेट रहेगा। तो हमने ये मान लिया कि दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं अल्फा कोमा बीटा पे। अब क्या करेंगे हम इसमें M1 M2 इज इक्वल टू -1 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि पॉइंट P पे अगर ये कर्व ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स होंगे दोनों के, P नाम दिया है या A लिखा है, चलो A लिख लेते हैं, जो भी नाम दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, P लिखा है तो P लिख लो, A लिखा है तो A लिख लो। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने माना है कर्व्स ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो वही काम करेंगे जो भी किया था हमने, दोनों टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे M1 M2, और फिर वहां पे दोनों का प्रोडक्ट -1 करेंगे। चलिए अगर मैं फर्स्ट वाली कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे dy बाई dx फाइंड आउट करूं, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y, ये हमें मिलेगा dy बाई dx फर्स्ट वाली कर्व से। और अगर आप सेकंड वाली कर्व देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन वहां पे बस कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इस वाले से अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आप वेरीफाई अपने आप कर लीजिएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये एक्स अपॉन वाई, ये हमें मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट जैसे एलिप्स है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट है इसकी स्लोप एम, इसकी स्लोप ये एलिप्स वाले ये M2, ये हाइपरबोला का टेंजेंट है, और ये वाला जो है वो टेंजेंट है एलिप्स का, इसकी स्लोप में मान लेता हूँ M1। M1 का मतलब क्या होगा, M1 का मतलब होगा इस पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे टेंजेंट की स्लोप। तो देखिए एलिप्स के केस में यहाँ से टेंजेंट की स्लोप अगर मैं लिखूं तो -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा, ये हमें मिलेगा। सिमिलरली M2 का वैल्यू जो आएगा वो ये सेकंड वाले से आएगा, एक्स और वाई की जगह अल्फा बीटा रख के, तो ये कैपिटल में आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में अल्फा बाय बीटा, ये हमें मिला। अब देखिए हमें मेंशन किया हुआ है कि कर्व्स ऑर्थोगोनल है, थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम कंडीशन अप्लाई करें M1 M2 इज इक्वल टू -1, सॉरी
m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए, बी स्क्र कैपिटल बी स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस ऑफ अल्फा स्क्र बाय बीटा स्क्र इज इक्वल टू -1। तो ये हमें देखिए एक रिलेशन मिल रहा है, स्मॉल बी स्क्र है कैपिटल बी स्क्र अपॉन अल्फा ए स्क्र अल्फा स्क्र बीटा स्क्र इज इक्वल टू 1। ये -1 हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से। हमारा टारगेट था अल्फा बीटा को भी खत्म करना है, वेरिएबल जो एक्स वाई उनको भी खत्म करना है, सिर्फ स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इनको बचाना है, इनमें रिलेशन बिल्डअप करना है। तो इसके लिए देखिए एक रिलेशन तो ये आ गया, अब हमें कुछ और रिलेशन भी चाहिए होंगे। देखो ये मैथ्स का एक और रूल आपको बताता हूँ, बेसिक रूल होता है, अगर आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपको तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आपके पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे आप 10th क्लास में क्वेश्चन करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे तो एक्स और वाई, तो दो वैल्यूज गिवन होती थी, तीन वेरिएबल फाइंड आउट करने होते, तीन इक्वेशन गिवन होती थी। अब इसी तरह से अगर हमें एलिमिनेट करना हो फिर क्या रूल होता है, अगर हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट को या दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन से तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट होती है और तीसरे में उनको रख के एलिमिनेशन होता है। अब जैसे यहाँ पर मुझे अल्फा और बीटा को खत्म करना है, तो एक तो अल्फा और बीटा में ये इक्वेशन मुझे मिल गई, अब दो और इक्वेशन मिल जाए तो हम अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो दो इक्वेशन कहाँ से आएंगे, देखिए, हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी माना है अल्फा कोमा बीटा, तो ये पॉइंट पी अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना है तो ये पॉइंट इन दोनों कर्व्स के ऊपर लाई करना चाहिए। मतलब ये पॉइंट फर्स्ट कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट सेकंड कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे दोनों कर्व्स की इक्वेशन में रख लेता हूँ। पहले आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें मिला, ऊपर है बीटा और नीचे है कैपिटल बी, थोड़ा दिखने में एक जैसे लग रहे हैं बट दे आर डिफरेंट। अब हमारे पास अल्फा और बीटा में तीन इक्वेशन है, चलो इसको तीनों को मिला के अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की अगर वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो मुझे मिल सकती है। ये अल्फा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, इनको तो यहाँ रख लो, ये कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर ये आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर और ये बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से देखिए ये बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से, और नीचे से अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो बी स्क्वायर। मैं कैपिटल बी स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बीटा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉमन निकालने पर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मुझे मिलेगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन में देखो यहाँ पर मेरे को अल्फा स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू भी आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर ढूंढना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें अल्फा स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हमें देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर ये मिल रहा है, और माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी देखिए मैं बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, और ये स्मॉल बी स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर ये भी कॉमन, सॉरी कैपिटल बी स्क्वायर ये भी यहाँ से कॉमन निकालूं, तो मुझे यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से मैंने अल्फा को एलिमिनेट कर लिया, एक्स वाई खत्म हो चुके हैं, अब बचा है बीटा।
तो उसे खत्म करने के लिए क्या कीजिए, बस आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल होके देखो अपने को एक सिंपल सा रिलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो, कैपिटल ए स्क्वायर, या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ थोड़ा जगह कंजेस्ट रहेगी। तो जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये है हमारी कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ दीज टू कर्व्स। तो कुछ एग्जांपल में जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना मुश्किल हो तो ये तरीका भी अपनाया जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की बजाय एक बार उसे अल्फा बीटा मान लो और फिर उसे एलिमिनेट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे जब हमें फाइंड आउट करना होगा एंगल, या फिर दोनों कर्व्स को प्रूव करना होगा कि ऑर्थोगोनल है, या फिर उनको टच करते हुए प्रूव करना होगा, या कुछ कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी। तो इस टाइप के मेथड, इस तरह के एग्जांपल जैसे मैंने करवाए, इन मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं।